स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं बजट कवरेज। चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए सबको साधने की पुरजोर कोशिश की है। बजट में किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास के लिए तोहफे आए हैं। वित्तीय अनुशासन का संकल्प भी है। रियल एस्टेट सेक्टर को संजीवनी बूटी देने की कोशिश की है और बजट में बाजार मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि खुश भी है। बाजार को मिडिल क्लास और किसानों के हाथों में पैसे आने की, खपत बढ़ने की पूरी उम्मीद भी जग गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि आज के बाजार के हीरो रहे ऑटो कंजम्पशन और एफएमसीजी शेयर्स। हालांकि एलटीसीजी, एसटीटी और कॉर्पोरेट टैक्स पे कोई बड़ी राहत नहीं मिली। सिर्फ इतनी राहत मिली है कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं और 2 करोड़ या 200 करोड़ तक ले जाते हैं तो आपको 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे मायूसी या खुशी नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बाजार एक बार फिर नया शिखर छूने के लिए तैयार है या अभी कई चिंताएं बाकी हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम इस शो में आज खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं अबेकस एसेट मैनेजमेंट के सुनील सिंघानिया, क्रस्ट कैपिटल के विक्रम कोटक और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के मैनेजर सौरभ मुखर्जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, मैं आपसे शुरू करूंगा सबसे पहले कि आज इस तरीके से बजट रखा गया, इसमें पूरी तरीके से दिख रहा है कि मोदी जी ने बहुत टारगेटेड बजट बनवाया है कि किस सेगमेंट को, किस सेक्टर को और किस क्लास को खुश करना है। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स का दिया। 95% लोग इस 6.5 लाख के दायरे में आ जाते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। किसानों को सीधे रखा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी, एग्रेरियन प्रॉब्लम थी, तो उनको कैश दे दिया। और रूरल इलाके के लिए बहुत सारी योजनाएं की हैं जिससे थोड़ा पुश और ज़्यादा रूरल इलाके में मिलेगा। और एक सेक्टर जो बाजार के आप लोग हैं, आपको अच्छा लगेगा, रियल एस्टेट के लिए कई सारी जो छोटी छोटी ऐलान किए हैं इन्होंने, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में ये बजट वर्क करेगा मोदी जी के लिए। देखिए, पीयूष गोयल जी रैंक होल्डिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कुशल पॉलिटिशियन भी है, तो उनकी दोनों स्किल आज पूरी तरह नज़र आई। जैसे आपने बोला, उन्होंने सबको खुश करने की कोशिश की है। आई थिंक वो कोशिश कामयाब भी रहेगी। जो सॉप्स दिए गए हैं फार्मर्स को, जो मिडिल क्लास के लिए प्रपोज्ड कंसेशंस हैं, काफ़ी मीनिंगफुल है। अगर बाजार इस बजट के बारे में एक आलोचना अगर करनी चाहिए, वो है कि फिस्कल मैथ्स जो है वो स्टैकअप करता है नहीं। दो एरिया में मेरे ख्याल से बजट में थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। एक तो जीएसटी रेवेन्यू और दूसरी डिसइन्वेस्टमेंट स्पेंड। अगर इनको थोड़ा सा आप लोअर नंबर लें, आपको 0.5% to 1% ऑफ जीडीपी का एक आई थिंक फिस्कल स्लिपेज यहाँ पे है, जो आई थिंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी हाईलाइट किया है। इसका असर मेरे ख्याल से ये होगा कि कैपेक्स जो है, सरकारी कैपेक्स मेरे ख्याल से पुल बैक आएगा। आई थिंक शायद आना शुरू हो गया है और अगले साल भी वो बरकरार रहेगा। बट उसके अलावा बाकी पिक्चर पॉजिटिव है। मैं तो बोलूँगा इस हद तक पॉजिटिव है कि शक्तिदास के लिए अब कुछ खास उपाय नहीं है अदर दैन टू 50 बिप्स का आई थिंक रेट कट बनता है, 50 बेसिस। बिकॉज आप देखिए, सीपीआई इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, फूड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, फेडरल रिजर्व बोल रहा है वो रेट हाइक नहीं करेगा, आपके फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन पे वो कमिटेड हैं। तो आई थिंक आरबीआई के लिए 50 बिप्स रेट कट ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस बजट के बाद। बट ओनली चिंता जो मेरे को है, ये फिस्कल मैथ्स थोड़ा सा स्लिपेज वाला मैथ्स लग रहा है। बट इलेक्शन के पहले इतना होना तो हमारे थोड़ा सा लीवे दे दिया जाता है। विक्रम, बाजार की बल्ले बल्ले या फिर आगे कुछ और हम खुरेद के निकालेंगे कि अरे ये क्या किया और फिर झटका लगेगा? बजट बड़ा सिंपल लगा मुझे भी। जैसे सौरभ ने बताया कि बजट काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि 5 सालों में प्रेजेंटेशन काफ़ी सराहनीय था। और जो आपने बताया, इस बजट फॉर ऑल, आई थिंक जो सेक्टर्स अनहैप्पी थे, जो सेक्टर्स स्टेट इलेक्शन के बाद दिख रहा था कि एग्रीरियन स्ट्रेस है या मिडिल क्लास खुश नहीं है, सबको उन्होंने जाके मैनेज कर लिया, कंबाइन कर लिया। बट मेरा मानना है शायद कि बाजार को बजट के बाहर निकल के बहुत सारे अलग इश्यूज को टैकल करना है। एक तो अर्निंग्स ग्रोथ को टैकल करना है, जो काफ़ी सालों से अटका हुआ है। ग्लोबली सिचुएशन, जो मैंने फेड की नोट पढ़ी तो डॉविश सिनेरियो सडनली आ गया हाइक से, और वो बता रहे हैं कि ग्लोबली थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है सामने, तो वो एक बड़ा मुद्दा अपने सामने रहेगा। तीसरा, इलेक्शंस जो हैं वो सामने रहेंगे। और चौथा, सबसे बड़ा जो अभी देश में चल रहा है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेस एक वन बाय वन एक कंपनियों में आ रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे वो बाजार का कॉन्फिडेंस बरकरार रख रहा है। बिकॉज स्मॉल कैप, मिड कैप एज ए सेक्टर मार्केट में देखें तो वो एक साल से पिट रहा है। करीबन 95% ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप एक साल से भी नीचे लेवल पे चले गए और काफ़ी नीचे चले गए। और लार्ज कैप में 10 या 12 स्टॉक जो हैं वो पूरी मार्केट की इंडेक्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट है अभी भी डेप्थ वाली मार्केट नहीं है, पार्टिसिपेटिव मार्केट नहीं है। तो हमको ये देखना है कि ये
बड़ा जो पिक्चर है तेजी का, ये शायद इलेक्शन के बाद ही इमर्ज होगा। अभी ये मार्केट तो इस बजट को देखकर आप ऐसा कॉल नहीं लेंगे कि मैं बस भरकर पैसा लगा दूं इस मार्केट नहीं, बजट में को लेके कोई ऐसा कॉल नहीं ले सकते हैं, जिससे बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है, जैसे केपेक्स नहीं हो रहा है। अगर आप केपेक्स ही नहीं करोगे तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, इकोनॉमी में डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। आप जो कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म स्टेप ले रहे हो कि कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, फार्मर को खुश कर रहे हो, जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया बजट होना चाहिए था, वो जय जवान जय किसान बजट है, तो उससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि बजट एक बार के लिए बहुत अच्छा बजट है इन करंट हालातों में, बट इसको आप मुझे बोले कि 8% या 9% जीडीपी ग्रोथ ले जाने वाला बजट है, वो नहीं लग रहा है मुझे। सुनील को शामिल करते हैं इसमें। सुनील जी, बजट आपने सुना देखा, इसको दो हिस्सों में रखते हैं, जो भी कोटक साहब कह रहे हैं कि एक तो ये है कि आप मंडे को बजट भूल जाएंगे और आप फिर ट्रेड वॉर और अर्निंग ग्रोथ, रिजल्ट सीजन और आरबीआई की तरफ देखेंगे। एक हिस्सा वो बनता है और दूसरा हिस्सा ये बनता है कि नहीं, मंडे को हम और पिछले 2 दिन में सैटरडे संडे और ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इस पर रिएक्ट करेंगे। तो आप किस साइड में हैं? नहीं, डेफिनेटली वीकेंड पे ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बजट लास्ट कुछ सालों से धीरे धीरे नॉन इवेंट होते जा रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके थोड़ा नेगेटिवनेस आया है बजट में। बाकी आज अब ऐसा हो गया है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बजट का कोई रोल रहा नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस में जो इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो थोड़ी ट्यूकिंग की है और फार्म वेवर किया है, उससे डेफिनेटली 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा। बट उसको छोड़ के ऐसा कुछ ध्यान से पढ़ने जैसी बात है नहीं बजट में। थोड़ा फिस्कल को लेके कंसर्न है, लेकिन वो हर साल होता है। इट इज़ टू अर्ली टू से, बहुत ही मुश्किल होता है ये प्रिडिक्ट करना कि टैक्स कलेक्शन 12% से बढ़ेंगे कि 14% से बढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो मेरा मानना है कि मंडे से भी बाजार अपने नियमित जो चाल है उसी पे चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि बजट के वजह से बाजार में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट और दूसरी तरफ ज़्यादा निराशा आएगी। तो आई वुड से दैट अदर फैक्टर्स, अपकमिंग इलेक्शंस और अर्निंग्स के जो अभी 15 दिन बाकी हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाजार के लिए बजट से ज़्यादा। पॉइंट टेकन। लेकिन एक चीज जो इस बजट में हम सब देख रहे हैं और आप सब ये मानते भी हैं कि इस बजट में कोशिश की गई है उन लोगों के हाथ पैसा पहुंचाने के लिए जो शायद एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सरकार का, बूस्ट को ग्रोथ करने की कोशिश की गई है। और अगर इसको मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें सौरभ, फिर वो बहुत ऑब्वियस चॉइसेस हो जाती हैं कि टू व्हीलर कंपनियों के हाथ कुछ पैसे आते हुए दिखाई देंगे, वहां पर लोग ज्यादा जो भी पैसा हाथ में लेकर आएंगे वहां पर खर्च करेंगे, या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लेंगे। ये जो कंजम्पशन थीम है ये सालों से निरंतर चली आ रही है भारत में, यही थीम आगे भी बढ़ेगी इलेक्शन तक, उसके आगे तक, और शायद अर्निंग्स ग्रोथ वहां पर दिखाई दे। आई थिंक डेमोक्रेसी होने का एक बड़ा फायदा हमारे देश में यही है कि इलेक्शन के पहले सरकार मजबूर होती है पैसा बांटने के सिलसिले में शामिल होने में। तो अगर हम पीएम किसान का जो आउटले है, जो मेरे ख्याल से अराउंड 0.3% ऑफ जीडीपी है, और ये मेगा पेंशन योजना जिसकी आउटले कुछ साफ बताया नहीं गया, बट मेरे ख्याल से ये नंबर बढ़ेगा। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन का आउटले 50 गुना बढ़ा है लास्ट 5 साल में, मेरे ख्याल से मेगा पेंशन का योजना का आउटले भी बढ़ेगा। ये दोनों अगर जोड़ें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्टिमुलस है, अप टू से 0.5% ऑफ जीडीपी एक कंजम्पशन स्टिमुलस हो सकती है, क्योंकि ये पैसा आप बिल्कुल सोसाइटी के सबसे गरीब लोगों में बांट रहे हो। उसका कंजम्पशन स्टिमुलस शायद 0.5% सरकार बांटेगी, जिसको हम फिस्कल मल्टीप्लायर बोलते हैं, उसके ज़रिए से 1-1.5% ऑफ जीडीपी भी बन सकता है, क्योंकि आप गरीबों में बांट रहे हो, वो जाके खर्चा करेंगे। सो कंजम्पशन थीम वापस आएगा। कंजम्पशन थीम को और बढ़ावा मिलेगा FY20 में। आई डोंट थिंक कैपेक्स के लिए कुछ खास है इस बजट में, बट कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए FY20 में मीनिंगफुल मेजर्स हैं और कंजम्पशन स्टॉक को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जैसे विक्रम ने बोला, अगर आप कैपेक्स नहीं करोगे, आप जॉब नहीं क्रिएट करोगे, तो हमारे इकोनॉमी का वो वाला बिट ठप ही रहेगा। और आपने PSU बैंक्स के लिए कुछ अनाउंस तो किया नहीं है, तो अगर बैंकिंग सिस्टम सदमे में लटकी रहेगी तो कंजम्पशन को फाइनेंस करने का जरिया भी नहीं रहा, सॉरी कैपेक्स को फाइनेंस करने का जरिया नहीं रहा। सो प्रो कंजम्पशन बजट, बट कैपेक्स की चिंता जारी रहेगी। और कब तक वेदर FY20 में इंडिया में कैपेक्स साइकिल शुरू होगा या नहीं, वो बोलना आसान नहीं है। मेरे को लग रहा था कि इलेक्शन के बाद कैपेक्स साइकिल शुरू होगा, बट इस बजट के बाद कुछ क्लैरिटी उस मुद्दे पे आ नहीं रही। ये एग्जैक्टली विक्रम के पास में जाना हूँ कि जो आपका तो आउटले करीब 35,000 करोड़ के आसपास बनता है, जिसमें वो 15,000 रुपये
जमा कराएंगे, उसके बाद वो गरीबों को पेंशन होगी। एक हिस्सा ये, लेकिन एक सेक्टर जो रियल एस्टेट वाला है उसके लिए कई ऐलान हुए। देखिए, जो मेन मुद्दा था जीएसटी वाला, उसको उन्होंने कहा कि उस पर सरकार का बिल्कुल फर्म डिसीजन है कि उसको हम नीचे लाएंगे। अब चूंकि वो काउंसिल में जाता है तो थोड़ा सा लटकता है लेकिन उसमें कई सारे और ऐलान किए हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को, शायद हमको लगता है सरकार ये सोच रही है कि कैपेक्स की वजह चक्र इधर से घुमाएं, डिमांड पुश होगी तब आप कैपेक्स करेंगे, शायद वो इस तरह सोच रहे हैं। तो इस खास रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो 3-4 ऐलान बड़े इन्होंने किए हैं, क्या ये कुछ ट्रिगर दे सकता है? मुझे बहुत अच्छी और बहुत इंटेलिजेंट अनाउंसमेंट लगी जो सारी अनाउंसमेंट थी। एक का 2 घर आप कर सकते हो। आप साउथ बॉम्बे से, जैसे पीयूष जी साउथ बॉम्बे में रहते हैं, सब नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ से आप सेंट्रल में चले जाओ, वेस्टर्न में चले जाओ, बट बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट जो कनिंग मूव्स थे, जो कनिंग कर रहे थे लोगों को, उनको उन्होंने जाके सॉल्व किया, विच इज़ वेरी क्रेडिबल। बट इससे रियल एस्टेट सेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ साउथ मुंबई या नॉर्थ मुंबई में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है। दूसरा ये है कि सारी बैलेंस शीट रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म में बड़ा आ सकता है, बट अगर आप बैलेंस शीट खोल के देखो सारी कंपनियों की जो लिस्टेड हैं, उसमें जो स्ट्रेस है वो अलग तरीके का स्ट्रेस है, बिकॉज सारे लोग डेवलपर भी हैं, लैंड ओनर भी हैं, और वो जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का धंधा नहीं करते हैं, दे डू ओनरशिप एज वेल एज लैंड, तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। प्लस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी हुआ है पिछले 1 साल में, एनबीएफसी जो काफ़ी लैंड कर रही थी इस सेक्टर को, बिकॉज बैंक्स तो लैंड नहीं कर रही थी उनको, तो ये इनका जो इंजन है एनबीएफसी का थोड़ा स्लो हो गया है। तो इसके बाद क्या रिपरकशन आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बड़ा तेजी का माहौल बन सकता है इसके लिए। बट एक अच्छा है कि जिसको घर खरीदना है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छे मेजर्स हैं। सो सेक्टर एज अ ओवरऑल इट्स अ नाइस मैक्रो मेजर, बट माइक्रो व्हेन यू ओपन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी यू माइट नॉट लाइक टू इवन go and detailing out and then you want to buy this type of कुछ रियायत तो जैसे कि नोशनल जो टैक्स लगा देते हैं कि आपकी इन्वेंट्री खड़ी तो उस पर छूट दे दी उन्होंने। अफोर्डेबल हाउसिंग में तो उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। आपके पास 2 घर है तो 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन्स आप बचा सकते हैं। ये सब ऐलान किए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप में जाके फायदा नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं आप? मतलब अच्छी बैलेंस शीट, अच्छे प्रमोटर्स और अंडर लिवरेज बैलेंस शीट को डेफिनेटली फायदा होगा। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो घर बना के बेच रहे हैं, जो लो कॉस्ट हाउसिंग करके बेच रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा। बट जो लोग इन्वेंट्री बिल्टअप कर रहे हैं, जिनके काफी इन्वेंट्री है लैंड और असेट्स की, वो एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है। एक बजट के अनाउंसमेंट से ऐसा नहीं कि कोई जाके 100 करोड़ रुपया लेके आ जाएगा और बोला चलो मुझे लैंड दे दो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो सेक्टर की रियलिटी है वो अभी भी डीप ट्रबल में बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल और लैंडिंग नहीं है। बट एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर, आई एम हैप्पी दैट मेरे लिए काफी अच्छे ऐलान हुए हैं, प्लस आल्सो फॉर द अनसोल्ड इन्वेंटरी। शायद गवर्नमेंट चाहती है। हाँ, और एक चीज है कि गवर्नमेंट इस बार सिर्फ वोटर्स को देख रही है, सिर्फ कंज्यूमर्स को ही देख रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक तो बात निकल कर आ रही है कि बजट मीठा जरूर है, लेकिन इसमें कुछ खट्टी बातें भी हैं, उसी पर बात करेंगे। जोश लगाया था, उम्मीद तो थी कि हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां से चूक गए। सुनील, क्या इस बजट में वेरविदौल है कि हम यहाँ से हाइस की तरफ बढ़ेंगे, या फिर वो इलेक्शन के आसपास ही होने वाला है, या अगले हफ्ते जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी तब थोड़ा सा और तड़का लगेगा रेट कट का और फिर हम कुछ और खुश होंगे? इसी मेरा व्यू मार्केट पे काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि महीना 2 महीना बाजार ऐसे ही चलेगा, बिकॉज एक बड़ा इवेंट हमारे सामने है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट्स देखो और ग्लोबल मार्केट्स को देखो तो इंडिया मार्केट लास्ट 1 महीने में ग्लोबल मार्केट्स के से काफ़ी 10 से 12% अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक कैचअप ज़रूरी है, लेकिन जो एक इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है उसको लेके हुए कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ट्रेडर अभी पोजीशन बनाना नहीं चाहता है। रही बात बजट की, तो मेरे हिसाब से जो, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे नहीं लगता है कि बजट के वजह से मार्केट का कोई ट्रेंड चेंज होने वाला है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो आई वुड मोर लुक एट जो रिजल्ट्स बचे हैं, काफ़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स बचे हैं, उसकी तरफ। क्रेडिट पॉलिसी में कोई शॉक की उम्मीद नहीं है नेगेटिव। हो सकता है कोई पॉजिटिव, जो थोड़ा एक डोविश काइंड का अगर स्टेटमेंट मिल जाए नए गवर्नर से, तो थोड़ा बाजार एक दिशा पकड़ सकता है। बट बाकी जो बड़ा ट्रेंड है वो इलेक्शन के आसपास ही नज़र आता हुआ दिखता है। एंड अगेन आई रिटरेट, बजट के वजह से कोई ट्रेंड में चेंज ऊपर या नीचे की तरफ नहीं दिखता है। बजट की वजह से ट्रेंड नहीं। सौरभ, चूँकि पॉलिटिकली थोड़ा सा बात मैं करना चाहूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 इलेक्शन जब भी हुए थे राज्यों के, उस पर आप पीछे जाइए। वहाँ पे बड़ा एक कंसेंसस था कि उन राज्यों में जो होगा मार्केट के लिए बड़ा डिसाइसिव होगा। वो 3 इलेक्शन वो हार गए। उसके बाद फिर नए ट्रिगर्स आ रहे हैं कि हम यूरोप को देख रहे हैं, ब्रेग्जिट को देख रहे हैं, फिर यूएस को, ट्रेड वॉर को देख रहे हैं।
अब ये बजट भी आ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ें जो मार्केट को होल्ड कर रही है, बावजूद इसके कि कम से कम 20 क्वार्टर से अर्निंग नहीं आ रही है, उसके बावजूद क्या चीज़ें मार्केट को होल्ड कर रही है? देखिए, आइदर अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए या मार्केट सस्ती होनी चाहिए। हमारे देश में मेरे ख्याल से निफ्टी का फेयर वैल्यू 9,500 के आसपास है, तो मार्केट महंगी है। और जैसे आप बोल रहे हो 5 साल हो गए अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही, सो ये दोनों में से एक होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 2-3 महीने में तो लगता नहीं अर्निंग्स ग्रोथ सडनली आ जाएगी, अगले फिस्कल में आएगी या नहीं बोलना मुश्किल है। मेरे ख्याल से इलेक्शन का भी उतना महत्व नहीं है जैसे जितना शायद लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल मैं सुनील की बात से सहमत हूँ कि बजट का उतना महत्व नहीं रहा। अब देखिए, सरकार का स्पेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंड बेयरली 10% ऑफ जीडीपी है, तो उतना सरकार के लिए इकोनॉमी को घुमाना अब संभव रहा नहीं। बट अगर इंडिया की हिस्ट्री देखिए, इलेक्शन का भी उतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहता। मार्केट को ना तो समझ आती इलेक्शन में होगा क्या, और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट का रिएक्शन काफ़ी बार गलत रहता है। सो FY20 में कैपेक्स रिकवरी होगी या नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक कुछ खास रिकवरी नज़र नहीं आई, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव इंडिकेटर है इस मुद्दे पे वो है कि RBI का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो डेटा है वो हर महीने छप रहा है कि 75 से 80% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें, टिपिकली इस जंक्चर पे 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कैपेक्स साइकिल शुरू होता है। तो अगर शक्तिदास जी 50 बिप्स का रेट कट कर दे, अगर किसी तरह बैंकिंग सेक्टर की हालत इंप्रूव हुई, देन FY20 में कैपेक्स रिकवरी की संभावना बढ़ती है और एक मोर ब्रॉड बेस्ड मार्केट रिकवरी आने की संभावना बढ़ती है। तब तक हम इसी पैटर्न में रहेंगे जहाँ पे मार्केट की स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहती है, हर महीने कोई ना कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैंडल फूटता है और इन्वेस्टरों में एक रिस्क का एक फोबिया बना रहता है। सुनील, निवेशक तो यही समझना चाहेंगे कि इस समय स्टांस क्या हो, और एक जो पेन पॉइंट अभी भी है, एक तो NBFC का दर वो लगातार चल रहा है, हम देख रहे हैं अलग अलग दिन अलग अलग कहानियां निकलती रहती हैं, वो स्ट्रेस तो डेफिनेटली है। और साथ ही साथ बैंकों को लेकर आज जिस तरह की स्थिति देखने को मिली बजट के ठीक बाद, यहाँ पर भी लोगों के बीच में असमंजस है कि इधर पैसा एलोकेट करे या ना करे। आप इस समय क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहेंगे फाइनेंशियल्स पर? नहीं, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट आप बैंक्स भी देखेंगे तो 3 कॉर्पोरेट बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, एक्सिस बैंक और फिर ICICI और अभी स्टेट बैंक। आई थिंक तीनों में एसेट क्वालिटी बहुत ही जोर से इम्प्रूव हुई है। ग्रॉस NPL नीचे हैं, नेट NPL नीचे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो निम्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो रिजल्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बहुत तेज़ी से शेयर के दाम बढ़ गए थे, तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला आज। बाकी रिजल्ट वाइज, क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट वाइज इट कुड नॉट हैव बीन बेटर। जहाँ तक NBFC का सवाल है, वहाँ पे भी मेरा मानना है कि थोड़ा एक पॉजिटिवनेस व्यू है। ओनली दोज NBFC जिसका डेवलपर में ज़्यादा एक्सपोजर है उनको दिक्कत है, और वो आगे दिक्कत बनी रहेगी क्योंकि डेवलपर की लिक्विडिटी पोजीशन अभी भी काफ़ी ख़राब है। बट जहाँ तक हाउसिंग लोन्स का सवाल है, जो NBFC का जो एक्सपोजर हाउसिंग लोन की तरफ ज़्यादा है, उनमें मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। शेयर के दाम काफ़ी जोर से नीचे आ गए हैं। अन्य NBFC के भी आप रिजल्ट देखिए तो वेदर इट इज़ बजाज फाइनेंस और महिंद्रा और चोलामंडलम, सब ने अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, जहाँ उनके एसेट क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, मार्जिन भी ठीक ठाक हैं और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे आए हैं। तो यहाँ से मैं बहुत NBFC एज वेल एज बैंक्स में कंस्ट्रक्टिव रहूँगा। खाली जो NBFC का एक्सपोजर डेवलपर लोन की तरफ ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा एक बच के रहना चाहिए। बाकी पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव व्यू है हमारा।